अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 1 जनवरी को फरीकैन में मुआहदे के बाद कुर्रम में जो अमन कायम होने और मामूलात ज़िंदगी बहाल होने की उम्मीद पैदा हुई थी, उसे आज कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर होने वाली फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े से शदीद धचका लगा है। अमन मुआहदे के बाद पाराचराय पेशावर सड़क तकरीबन 3 माह की बंदिश के बाद आज खुलनी थी और खुराक और अद्वियात और दीगर सामान लेकर 80 ट्रकों और गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले ने 3 माह बाद आज पहली दफ़ा कुर्रम पहुंचना था। लेकिन इस काफिले की आमद से पहले लोअर कुर्रम के इलाके बगन में सड़क खुलवाने के दौरान डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर, 2 FC एहलकार और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने के कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी, जब तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के इस वाक़े के बाद कुर्रम जाने वाले काफिले को टल में ही रोक दिया गया है, जबकि जख्मी डिप्टी कमिश्नर और सिक्योरिटी एहलकारों को CMH टल मुंतकिल किया गया था, जहां से डिप्टी कमिश्नर और एक जख्मी सिक्योरिटी एहलकार को हेलीकॉप्टर से CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वाक़े के बाद सूरत-ए-हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है, लेकिन कुर्रम जाने वाले काफिले को फिलहाल रोक दिया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद अब यह काफिला रवाना किया जाएगा। नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। बहरहाल इस वक्त उनको एवैक्यूएट किया गया है और इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद बाकी मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है और इस वक्त कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। जो पाड़ा चिनार जाना था, जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हमें गो अहेड की इजाज़त मिलती है तो इंशाल्लाह हम फिर यहाँ से फर्दर जाएंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पे फायरिंग नामालूम शरपसंदों ने की है, जबकि RPO कोहाट का भी कहना है कि फायरिंग मुआहदे पर दस्तखत करने वाले फरीकैन में से कोई मुलविस नहीं है। अहम बात यह कि फायरिंग का यह वाकया लोअर कुर्रम के इलाके बगन में पेश आया है, जहां इससे पहले 21 नवंबर को जब सड़क आर्जी तौर पर खोली गई थी तो मुसाफिरों के काफिले पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसमें 50 के करीब मुसाफिर जाँ भाग हुए थे। कुर्रम में फरीकैन के दरमियान खूनरेज तसादुम के बाद अमन जरगे की कोशिशों और तकरीबन 1 महीने के मुज़ाकरात के बाद 1 जनवरी को दोनों फरीकैन के दरमियान 14 नुकात पर मुश्तमिल एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे, जिसमें यह शराइत शामिल थी कि सरकारी रोड पर किसी भी किस्म के कानून शिकनी पर हुकूमत सख्त एक्शन लेने के मिजाज होगी, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सड़क से मुल्का गाँव वाले रिवाज और कानून के मुताबिक अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। इसके अलावा मुआहदे में तय पाया गया था कि फरीकैन 15 दिन में भारी असला हुकूमत के पास जमा कराने के लिए लाएअमल देंगे। आमदोरफ्त के रास्तों और सड़क पर कोई रुकावट नहीं होगी, नए बंकर्स तामीर नहीं किए जाएंगे और पुराने बंकर्स का 1 माह के अंदर खात्मा किया जाएगा। जबकि मुआहदे की शराइत में यह भी शामिल था कि किसी सरकारी एहलकार पर हमला नहीं किया जाएगा और तखरीबकारी की सूरत में मुलविस अफराद की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। लेकिन इस अमन मुआहदे के 3 दिन बाद ही मरकजी शाहराह पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो अब हुकूमत, इंतज़ामिया, फरीकैन और जरगा अमायदीन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इस पूरे वाक़े पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 3 हफ्ते तक मुज़ाकरात जारी रहे फरीकैन के दरमियान और इसके बाद एक अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके बाद एक उम्मीद पैदा हुई थी कि पाराचरार में जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक वापस आएगी और जो आमतौर का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जब कुर्रम के DC के ऊपर हमला हुआ, उनके मुहाफिजों के ऊपर हमला हुआ। तो सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, DC साहब को जख्मी हुए हैं, उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है और इस वक्त वो CMH पेशावर में ज़ेर इलाज है। उनके साथ उनका एक मुहाफिज भी है और उनके 2 और सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। टोटल 4 अफराद जख्मी हुए हैं इस हमले में। तो अभी तक तो उनकी हालत खतरे से बाहर है और बस अल्लाह उन्हें सेहत है, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आमीन। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपके एफर्ट्स हुकूमत के और जरगा बैठा, उन्होंने फरीकैन के दरमियान मुआहदा करवाया, उम्मीद की जा रही थी अमन बहाल होगा, लेकिन आज ये अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया। कौन है अब तक, क्या पता चला है, जिम्मेदार कौन है इसका? देखें, पहली तो जो बात मैं करना चाहूँगा वो मैं ये क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि अमन मुआहदा अपनी जगह पर इंटैक्ट है। अमन मुआहदा हुआ है और बहुत अच्छा मुआहदा है। दोनों फरीकैन ने
काफ़ी गौर व खौज के बाद और मशावरत के बाद उसको दस्तखत उस पर किए हैं। तो हम नहीं समझते कि अमन मुआहदे को कोई मसला आज दरपेश हुआ है। अलबत्ता अनफॉर्चुनेट पहलू इसका सिर्फ यह है कि पाड़ा चिनार में की तरफ जो सामान जाना था, खुराक और दवाइयाँ और बाकी चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो कॉन्वॉय जो है उसमें तातुल आ गया है। हमारी तो कोशिश थी कि हम आज ही कॉन्वॉय को निकालें और वो वहाँ पहुँच जाता, और उसके बाद तसलसल से हमने बाकी भी कॉन्वॉयज भेजनी थी और आहिस्ता आहिस्ता सड़क भी खुल जानी थी। लेकिन आज के इस वाक़े ने इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया है। यकीनन देखें, बाज़ ऐसे लोग यकीनन हैं जो शरपसंदी कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, जो नहीं चाहते कि ये मुआहदा कामयाब हो, और हम तो ये बिल्कुल हतमी तौर पे समझते हैं कि ये उनकी तरफ से इस अमन मुआहदे को सबोताज करने की और नाकाम बनाने की एक कोशिश थी, जो कि यकीनन आज उसने बदमज़गी खासी पैदा कर दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस रुक गया है या ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। हमें उम्मीद है कि चंद दिनों में जैसी हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो कॉन्वॉय भी दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देगा, और इंशाल्लाह ये जो जिन लोगों ने आज ये वाक़या किया है इनको भी इंशाल्लाह कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सैफ साहब, आप कह रहे हैं कि ये बात कंफर्म है कि जिन फरीकैन ने मुआहदे पे दस्तखत किए थे उनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नामालूम शरपसंद अनासिर है जिन्होंने आज ये एक्ट किया है? देखें, इस वक्त जैसी चीज जो हम बात कर रहे हैं तो ये नामालूम ही है। असल में आज जब कॉन्वॉय जाना था, मैं खुद भी वहीं था, मेरे साथ कमिश्नर कोहाट, आरपीओ कोहाट और तमाम जो एहलकार हैं, सीनियर अफसरान हैं, हम सब वहाँ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर साहब दूसरी साइड से आ रहे थे, यानी सद्दा की तरफ से आ रहे थे, और हम यहाँ उनके इंतजार में रुके हुए थे कि इस दौरान जब वो बगन के इलाके से गुजरे हैं तो वहाँ पर कोई 60-70 के करीब लोग अचानक सड़क पर आए हैं, जिन्होंने सड़क बंद की है और उसके बाद उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है। तो जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली कौन लोग हैं आइडेंटिफाई। उस वक्त चूंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जख्मी हो गए थे और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था, तो उसके बाद वो गायब भाग गए। तो अब उनकी तो वो कर रहे हैं, तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है, और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लोकल कम्युनिटीज में पता चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो अफराद हैं जिनके कहने पे हुआ, जो इंस्ट्रूमेंटल थे इस पूरे वाक़े में, उन सबको इंशाल्लाह जब गिरफ्तार भी किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जो हमारा अपना वो रिवायती तरीका है, वो लोग जो मुआहदे के फरीकैन हैं उनको भी अब बुलाया जाएगा, उनसे भी बात की जाएगी कि आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में अमन की जमानत दी थी, तो ये वाक़या फिर क्यों हुआ, और जिस इलाके में हुआ है जाहिर है कि उनके लोगों को पूछा जाएगा और वो यकीनन इसकी कोई वजाहत करेंगे कि ये कौन लोग थे। ये आप अहम बात करें, क्योंकि जो 14 नुकात हैं मुआहदे के, उनमें से एक नुकता ये भी था कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो जो गाँव होगा उसको वहाँ पर रिवाज और कानून के मुताबिक जो है उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो अब तक किसी किस्म का कॉन्टैक्ट हुआ है जो कम्युनिटी है उनके लोगों से? देखें, जो वहाँ के मुतल्लिका हुकाम हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो फौरी तौर पर हमें पहले डिप्टी कमिश्नर साहब और जख्मियों को वापस जिस रास्ते से वो आए थे उस वापस भिजवा दिया गया था सद्दा की तरफ। उसके बाद हमने वहाँ से उनको निकाला और टल हस्पताल ले गए, जहाँ CMH है, जहाँ पर ज़्यादा बेहतर इलाज की सहूलियात थी, क्योंकि उनको हेमरेज हो रही थी, काफ़ी मतलब ब्लीडिंग हो रही थी और काफ़ी खून ज़ाया हो रहा था। तो इसलिए इमरजेंसी में उनको टल में उनकी सर्जरी की गई और उसके बाद उनको हमने एयरलिफ्ट करवाया और पेशावर लेकर चले गए हेलीकॉप्टर में। तो इसलिए जो कहने का मकसद है कि मैं तो खुद वहीं पे ही था और यही इंतजाम हम देख रहे थे। अब यकीनन जो मुआहदे की शिक है जिसके तहत जवाबदेही और जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा, तो वो प्रोसेस अब ऑन है। इंशाअल्लाह करीब उसके बारे में हम कोई ना कोई पेशरफ्त करेंगे और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे, और जिन लोगों का इसमें कोई किरदार बनता है तो उनसे यकीनन पूछा तो जाएगा। जाहिर है कि इतना बड़ा वाकया हुआ है और इतने बड़े अमन मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की गई है, तो जो भी जिम्मेदार है उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा। और सैफ साहब, जैसे आपने कहा कि 80 ट्रक आज जाने थे और उनमें अद्वियात भी थी, खाने पीने का सामान भी था, और आप कह रहे हैं कि अब वो डिले हो जाएगा, तो इसमें कितना डिले होगा? और अब ये जो एक बात आ रही थी कि सड़क अभी खोल दी जाएगी पेशावर पारा चिनार, उसमें अब कितना वक्त लग सकता है मजीद? देखें, आज रात को तो कॉन्वॉय जाहिर है कि वो चूंकि सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई है, तो इस वक्त तो वो ट्रक जो हैं वो वहीं पर ही हैं जहां पर खड़े थे, जहां से आगे मूव करना था, तो वहीं पर ही हमने उनको सिक्योर किया हुआ है ताकि उनको भी नुकसान ना पहुंचे उस सामान को।
कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। तो कल तक इंशाल्लाह इस पर वो सिक्योरिटी के जो हमारे इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक कोई ना कोई क्लैरिटी हो जाएगी रास्ते खुलने के हवाले से। तो जैसे ही हमें क्लियरेंस रिपोर्ट उनकी तरफ से मिलेगी हम इंशाल्लाह कॉन्वॉय को मूव करा देंगे। ये कोई इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक ओवरऑल सड़क खोलने का ताल्लुक है तो इस तरह के वाकयात ही थे जो वजह बने सड़क की बंदिश के, और हमें यही खदशा था कि खुदा न खास्ता ऐसा वाकया ना हो। इसीलिए ये जो तमाम जो टाइम लगा जिसका आपने भी जिक्र किया कोई 3 हफ्ते, ये सारा वक्त भी इस वजह से लगा कि हम यही जमानत चाहते थे कि सड़क खुलेगी तो प्रॉब्लम ना हो, और जो जिम्मेदार लोग हैं इलाके में रहने वाले कबाइल हैं या गांव हैं उनको भी पर्सनल मतलब ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस मुआहदे की और सड़क पर गुजरने वालों की हिफाजत की। तो आज चूंकि ये एक मिसहैप हो गया है, मैं इसको समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रोसेस जो है पीस प्रोसेस कोई रोल बैक नहीं हुआ, उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक बदमजगी पैदा हुई है यकीनन। इसको हम हैंडल कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अगर वो इंटैक्ट है और उस पर काम जारी रखा जाए, लेकिन ये जो मिसहैप है इसकी जिम्मेदारी अब किस पे आती है? क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब आप तो बखूबी वाकिफ हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल रही है, और हमने देखा 2024 9 साल के बाद इतनी सिविलियंस और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनमें अमवात हुई है, और इसकी जिम्मेदारी भी हम देखते हैं कि एक दूसरे पर डाली जाती है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि फौज ने अपना काम किया है, अब सूबाई हुकूमत को ज़रूरत है इस बात की कि वो डेवलपमेंट करे, गवर्नेंस बेहतर करे। लेकिन कल एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जब अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि जब रियासत और हुकूमत ये कहती है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर आर्मी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी जो है वो सेटल्ड एरियाज में है। तो अब क्या 2025 में हम ये देखेंगे कि एक यूनिफाइड अप्रोच होगी अगेंस्ट टेररिज्म या नहीं? जी बिल्कुल नजर आनी चाहिए। हमारे पास वाहिद हल ही यही है कि वफाक और सूबा मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि दहशतगर्दी जो है एक कौमी सलामती के तनाजर में इसको देखना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और नेशनल सिक्योरिटी का जो बुनियादी रोल इसमें जिन इदारों का बनता है वो वफाक की हुकूमत के जेर तहत और कंट्रोल में होते हैं। सूबा तो लॉ इन्फोर्समेंट की हद तक अपना रोल प्ले करता है, और आज आपने देखा कि सूबे ने ही ये रोल प्ले किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर भी हमारे ही ऑफिसर हैं, उनके साथ जो एहलकार जख्मी हुए हैं वो भी हमारी सूबे की पुलिस के लोग हैं। तो हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन यकीनन इसमें वफाक को हमारे साथ एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ इल्जाम तराशी और सियासी बयानबाजी की हद तक हम पर एतराज करने का रोल। इनको आगे आना पड़ेगा। बहुत कुछ है जो वफाक कर सकती है, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें हमारे बकाया जात दें ताकि हम इन इलाकों में इमदादी काम कर सकें, सिक्योरिटी को बीफ अप कर सकें, पुलिस की तादाद बढ़ा सकें। हम अपने वसाइल के तहत तो ये सब कुछ कर रहे हैं। एनीवेज ये डिस्कशन तो शहजाद बहुत हो चुकी है, हमने बार बार ये किया, लेकिन आज के तनाजर में मैं एटलीस्ट ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अमन मुआहदा हुआ है, वो इंटैक्ट है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद लेकिन सैफ साहब इसको तो आपकी हुकूमत की नाकामी के तौर पे देखा जा रहा है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा गंडापुर साहब कह रहे थे कि जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पे तो हमारी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, और शायद इसी वजह से आज अजमा बुखारी साहबा तनकीद कर रही है। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर है, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी नाकामी हुकूमत की कि अमन मुआहदा होने के बाद ही इतना बड़ा वाकया हो गया। पहली बात यह है कि जो खैबर पुख्तनख्वा के इस इशू पर तनकीद कर रहे हैं उस खातून को जिसका भी आपने नाम लिया, देखें मैं इस किस्म के खिच पिच वाले बहस में नहीं जाना चाहता, बहुत ही बदमजगी होती है जब इतना बड़ा सीरियस वाकया हो जाए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो कच्चे के चंद डाकुओं को मैनेज कर लें। इतना बड़ा सूबा चला रहे हैं, कच्चे के चंद डाकुओं को मैनेज कर लें। हम अपना मसला संभाल रहे हैं, हम कर लेंगे, कोई ना कोई मैनेज कर लेंगे चीजें। रह गई बात इसकी कुंडी साहब की, तो कुंडी साहब करने को कुछ है नहीं। मैं तो ख्याल समझता हूँ कि उनको कोई रोजगार मिल जाना चाहिए, कोई काम पे लगा देना चाहिए, ताकि वो ये बयानबाजी का कारोबार जो कर रहे हैं मीडिया में जिंदा रहने के लिए ये खत्म करें। वो इसी सूबे के गवर्नर हैं, आ जाए ना जरा इधर कुरम आ जाए, मेरे साथ बैठे, जरा हम आज सारा दिन वहीं थे, आके बैठे, जरा देखें, लोगों से मिलें, तो इनको खुद ही हालात का पता चल जाएगा। वहां बैठकर अपने PRO से एक बयान लिखवा के वो चला देना, ये तो दुनिया का आसान तरीन काम है। तो इसलिए मुझसे ये ना कमेंट्स करवाएं, काफी हो गए जो मैंने कमेंट कर दिए। अगर उनके कमेंट ना भी हो तब भी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो वो हुकूमत पर ही आती है ना इसकी।
अभी भी क्या हम इस जिम्मेदारी को शेयर कर रहे हैं यार? क्या हम ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा? मैं यहाँ पे खुद सूबाई वजीर की हैसियत से कल रात से यहाँ बैठा हुआ हूँ। हमारे सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सीनियर तरीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए हैं ना, जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ना। हम पेशावर में कोई गर्म कमरों में तो नहीं बैठे हुए, यही कर रहे हैं। अभी भी डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे कमिश्नर सब जो है इस वक्त टल स्काउट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हम यही प्लान कर रहे हैं कि हमने आगे अब कैसे इस रास्ते को सिक्योर करना है, कैसे हमने इस अमन मायदे को, पीस को इंश्योर करना है। कल भी यही होंगे, यही काम कर रहे हैं हम। जिम्मेदारी उम्मीद करते हैं जो अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं उस पर इंप्लीमेंटेशन हो और हालात बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद वक्त और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक रसाई का मुतालबा किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान अगले हफ्ते बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। अलबत्ता ज़बानी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर चुकी है। और ख़ुद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 2 रोज़ पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यही 2 मुतालबात सामने रखे थे। जबकि आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने में ताख़ीर पर मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात के खदशे का इजहार किया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे के मुताबिक अपने मुतालबात बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 दिसंबर को पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखेंगे, लेकिन 2 जनवरी को ये मुतालबात पेश नहीं किए गए। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के क़याम के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा ये भी किया है कि हमारे 45 लापता अफराद का सुराग लगाया जाए, लेकिन जब उनसे 45 अफराद की लिस्ट मांगी गई तो उनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं मौजूद थी। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा है कि हमने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई भी मुतालबा नहीं किया है। हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से इमरान खान को बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करने की कोई पेशकश भी नहीं की गई है और ना पसे पर्दा कोई और मुज़ाकराती अमल चल रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी पसे पर्दा मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने भी 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा राब्तों और मुज़ाकरात की खबरें दी थी। और आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात अब रुक गए हैं और अब तमाम तर फोकस हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान बातचीत पर है। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने पहले भी ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बैक चैनल यानी कि पसे पर्दा भी मुज़ाकरात जारी हैं और आज आपकी खबर आई है कि अब वो पसे पर्दा मुज़ाकरात रुक गए हैं। इस पर मैं बाद में आता हूं कि क्यों रुक गए हैं, लेकिन पहले जो इस वक्त हमारे सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मामलात आगे नहीं बढ़े क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटन मुतालबात नहीं दिए हैं। अगली जो मीटिंग होगी उससे पहले वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और फिर कह रहे हैं कि हम अपने रिटन मुतालबात देंगे। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद हो सकती है इन मुज़ाकरात से? कोई रिजल्ट ओरिएंटेड ये लग रहे हैं आपको? देखें, ये जो अभी जो मुज़ाकरात जा रहा है, जो फॉर्मल डायलॉग का प्रोसेस जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो चल रहा है इस वक्त, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो डिपेंड ज़्यादा करता है वो इस बात के ऊपर कि अगर ये अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़ी सी पॉलिसी इनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी है और ख़ास तौर के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट फिर ये एजिटेशन वाली बात और फिर इकॉनमी के को हट करने की जिस किस्म की जो पॉलिसीज जो आपको पीटीआई की नजर आती हैं, अगर ये रुकती हैं और इसकी कोई गारंटी मिलती है तो हुकूमत का ये कहना है, और ये मुझे हुकूमत की कमेटी के एक अहम रुकन ने ये बताया था
कि वो एक ऑफर जरूर कर सकते हैं। अब ये मैं कर सकने वाली बात कर रहा हूँ कि ऑफर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी जो भी जाहिर है वो जेल में है इस वक्त, और अभी जो आपको 190 मिलियन केस का उसकी कन्विक्शन भी हो जाएगी, जो लग रहा ऐसे रहा है कि उसकी कन्विक्शन भी हो जाएगी। तो उसके रिजल्ट में ये है कि उनको बनीगाला में सब जेल डिक्लेयर करके वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है। सो ये मैक्सिमम एक चीज है जो कि इमरान खान साहब को ऑफर की जा सकती है। और बाकी जो मामलात हैं पीटीआई के बाकी लीडर्स के, इवन इमरान खान साहब के, तो उसमें एक आपको ब्रॉडर एग्रीमेंट नजर आता है दोनों साइड्स के कि जी वो जुडिशियल प्रोसेस के जरिए उसमें से निकला जा सकता है। सही। अच्छा, आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया और आपकी खबर भी ये थी और हमने भी बताया था कि गौर किया जा सकता है या ऑफर की जा सकती है। एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसी पेशकश नहीं की गई है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो कहा है कि पहले असीरान की रिहाई होगी फिर मेरी बात होगी। तो अभी एज ऑफ नाउ कोई इस किस्म की ऑफर नहीं है, लेकिन पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि सितंबर में ऐसी एक ऑफर की गई थी जो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दी थी उस वक्त। देखें उसमें मेरी जो आपके लास्ट प्रोग्राम में था ना, देखें उसमें ये था कि वहां पे ये ऑप्शन डिस्कस हुआ था, ये वाला ऑप्शन कि जी खास तौर के ऊपर कि इमरान खान साहब को के बनीगाला की बजाय वो भी इशू डिस्कस हुआ था, लेकिन प्राइमरीली ये था कि उनको केपीके में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें, और ये जो डिमांड आई थी, ये डिमांड पीटीआई की तरफ से आई थी और उसके ऊपर अभी कोई यानी कि उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बैकग्राउंड के जो बैक चैनल जो बात हो रही थी उसके हवाले से बता रहा हूँ। और अब ये है कि जी इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इतलात हैं, और ये एक बैक चैनल की बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं ये जो फॉर्मल जो अभी डायलॉग हो रहा है, इन दोनों में कोई इस किस्म की अभी ऑफर हुकूमत की तरफ से नहीं आई। और जो बैक चैनल के ऊपर भी जो बात हो रही है उसमें भी कोई इस किस्म की ऑफर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की साइड से नहीं आई थी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जब रास्ता बीच पर निकल रहा था उसमें कि संज्ञानी का जो मसला है कि वहां पे अगर रुक जाते तो उससे ये था कि जी फिर हम डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करके तो फिर आगे से कि जी रिलीज कैसे होगी इमरान खान साहब की और बाकी लोगों की। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा था कि नहीं, मुझे इमीडिएटली मुझे रिलीज किया जाए। उस वक्त इमरान खान साहब का ये भी पॉइंट था। सही। तो अब ये बताइए जो कि बैक चैनल की दूसरी साइड ने उन्होंने इसको एग्री नहीं किया था। सही। अब ये जो असीरान की या इमरान खान की अपनी रिहाई का मामला है, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी कैदी हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, देखें सच्चा केस हो झूठा केस हो, बाकायदा उसका एक प्रोसेस है, उसके जरिए आपको रिहाई मिल सकती है। अब जैसे आपने खुद कहा कि अगर 190 मिलियन पाउंड में भी सजा हो जाती है तो फिर तो मामला हाई कोर्ट पे चला जाएगा। तो हुकूमत क्या इस हवाले से कुछ दे सकती है पीटीआई को? देखें, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूं और पहले भी आपके प्रोग्राम्स में या मैं पहले भी मेरा ये व्यू पॉइंट रहा है कि ये टोटली डिपेंड करता है पीटीआई की पॉलिसीज के ऊपर, इमरान खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर। उनका ट्विटर अकाउंट चलता है कि नहीं चलता, अगर वो रुक जाता है, उनका सोशल मीडिया थोड़ा सा थम जाता है। और फिर अभी हमने मई 9 के हवाले से आप देखें कि जो 19 लोगों को जो माफी मिली, आप देखें कि उनको माफी मिली जो कन्विक्ट्स थे, उन्होंने बाहर जाके क्या बात की। अगर इस तरह के सिलसिले चलते रहे तो मैं आपको बताऊं कि कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर ये चीज रुक जाए तो इससे ये है कि ये बहुत बड़ा सीबीएम होगा ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई, और इससे बहुत से रास्ते खुलेंगे, बहुत से रास्ते खुलेंगे पीटीआई के लिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि मुझे नजर नहीं आता कि कोई रास्ता खुलेगा। वरना जो आप केसेस की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, आप देख लें कि उनके खिलाफ कितने केसेस थे और उनकी कन्विक्शंस, उनके केसेस, हर चीज किस तरीके से वो हल होती गई। ये तो राना सलाम साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि ये सिस्टम चलने दें। उन्होंने एक शो पे कहा ये सिस्टम चलने दें, ये हमारी एक तरीके से उनसे मुतालबा है और फिर रास्ते निकल सकते हैं। तो आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी हुई है कि जब केसेस खत्म होने होते हैं तो वो फटाफट खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यही जो आप सिस्टम वाली बात भी है, और ये राना साहब ने भी कहा है और मैंने जो आपको खबर का हवाला दिया है, मेरी उस खबर में भी यही था कि सिस्टम को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। सो इमरान खान साहब को और पीटीआई को अगर आपकी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, आज से 3-4 साल बाद की सियासत, उसको अगर नॉर्मलाइज करना है और अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस आज लेनी है, तो उसके लिए ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। वरना मुझे ये चीजें हल होती हुई नजर नहीं आ रही। बेशक वो बैक चैनल जो नेगोशिएशन हो रहे हैं या जो आपको सामने इस वक्त फॉर्मल डायलॉग प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलेगा। अच्छा अब्बासी साहब, ये भी जरा बताइएगा कि पहले मीटिंग के बाद कहा गया कि हम अब अपने रिटर्न मुतालबा दे देंगे, लेकिन फिर एक हफ्ते में मुलाकात भी इमरान खान से और फिर भी रिटर्न मुतालबात नहीं दिए। ये वजह क्या है? क्योंकि पीटीआई खुद कह रही है 31 जनवरी से पहले हमें कंक्लूड भी कर रहे हैं, तो ताखीर क्यों कर रहे हैं वो? इसकी क्या आपको हिकमत अमली नजर आ रही है? क्या 20 जनवरी का इंतजार हो रहा है कि जब ट्रंप हल्फ उठा लेंगे अपने ओहदे का, या कोई और वजह इसकी मुमकिन हो सकती है? देखें इसमें एक बात जो मैंने ये बात पीटीआई के कुछ लोगों से पूछी थी, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनकी जब आपस में डिस्कशन हुई, यही वाली बात के लिख के दें,
तो वहाँ पे ये जो कमेटी मेंबर्स थे और वहाँ पे खास तौर के ऊपर सलमान अकबर राजा साहब का ये था कि हम उनको क्या लिख के दें, और ये जो लिखने वाली बात है कि जो भी हम उनको लिख के दें इसका अप्रूवल इमरान खान साहब को देना चाहिए। सो इस किस्म का एक व्यू पॉइंट इस किस्म का था कि आपको एक बात पता है कि पीटीआई के जितने भी लोग, एक्चुअली एक डायलेमा पीटीआई का ये है कि इमरान खान साहब ही नहीं फैसला करना है, जो भी फैसला करना है इमरान खान साहब ने करना है। सो ये भी इवन कि अगर आप लिख के जो चीज देंगे, बिकॉज सिर्फ ये अपरेंटली तो सिर्फ 2 जुमले लिख के देने हैं कि आपने कमीशन बनाने हैं, और दूसरी जो डिमांड थी कि यही वाली बात कि जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको आप रिलीज करें, लेकिन इसका क्या बैकग्राउंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो वो उस लिहाज से चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, इमरान खान साहब किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, ये एक्चुअली एक फियर जो मुझे बताया गया कि बेसिकली ये फियर है। लेकिन अदरवाइज इस किस्म की गपशप है जो एक तो कल मैं मेरे ख्याल आपको सुन रहा था, आपने बात की थी बुशरा बीबी के हवाले से, लेकिन एक और बात जो थी कि जी अगर हमने लिख के दे दिया कि इमरान खान साहब को रहा करें और बाकियों को, तो ये तो हम एक राइटिंग में दे देंगे जो कि हमारे अपोनेंट जो हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहेंगे कि ये देखें ये तो लिख के एनआरओ मांग रहे हैं। सो ये भी एक एस्पेक्ट था। लेकिन एनी हाउ इसका भी चले वो मीटिंग में ना दे, लेकिन इमरान खान के ट्विटर हैंडल से बाकायदा 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं। उन्होंने सहाफियों को भी बता दिया, उनका हर शख्स आके जब मीडिया से गुफ्तगू करता है तो 2 डिमांड्स वो बता देता है कि ये है, तो अगर वो समझते हैं कि एनआरओ की तरह एक्सप्लॉइट होगा तो वो तो अभी हो सकता है। नहीं, उसमें सिर्फ इमरान खान ने चूंकि अपनी बात नहीं की, उस ट्विटर अकाउंट की बात बिल्कुल सही है, अपनी नहीं की। सो इमरान खान की अगर आप बात लिखेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि जाहिर है, और अगर आप देखें कि अगर हालात खराब होते हैं और ये डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं चलता तो फिर आप देखिएगा कि ये जो PMLN है, पाकिस्तान पीस पार्टी है, जो सियासी तौर पे वो इस्तेमाल करेंगे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इससे। वेलकम बैक। हुकूमत की तरफ से मुल्क की तरक्की के लिए बड़े अहदाफ तय किए जा रहे हैं। इन अहदाफ को हासिल करने के लिए हुकूमत ने 5 साला कौमी इक्तिसादी मंसूबा भी पेश किया है, जिसे उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया गया है। 5 साला कौमी इक्तिसादी मंसूबा उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को $30 अरब सालाने से बढ़ाकर 2019 तक $60 अरब सालाना तक पहुंचाया जाएगा। शरह नमू अगले 5 साल में 6% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और आइंदा 10 वर्ष यानी कि 2035 तक मजमूई GDP का साइज $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है, जो कि इस वक्त $374 अरब के लगभग है। जबकि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री बिलखसूस IT सेक्टर के हुजूम को $5 अरब तक ले जाने का हदफ तय किया गया है और सालाना 2 लाख IT ग्रेजुएट्स तैयार किए जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत के इस 5 साला प्रोग्राम को खुशाइंद करार देते हुए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के CEO अब्दुल अलीम ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत के लिए असल चैलेंज उड़ान पाकिस्तान पर अमल दरामद होगा, जिसके लिए एक वाज़ेह हिकमत अमली की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम आ चुके हैं लेकिन नाकाम हो गए थे क्योंकि हिकमत अमली और नीयत का फुकदान था। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रद्दमल देते हुए कहा है कि उड़ान पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसान मलिक ने बयान में कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस प्रोग्राम के अमल दरामद के लिए सख्त निगरानी और एहतसाबी अमल दरकार होगा। अहम बात यह कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एहसान मलिक ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को एतमाद दिलाने के लिए इकदाम करे, क्योंकि निजी सेक्टर हुकूमत की IPPs के साथ मावराए कानून रवैयों के बाद खौफ का शिकार है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह भी कहा है कि नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कंपेटिटिव एनर्जी कॉस्ट का जिक्र नहीं किया गया। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि महंगी बिजली सस्ती हो। अहम बात यह कि हुकूमत ने एक तरफ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT इंडस्ट्री के लिए $5 अरब का हुजूम तो तय किया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इक़दाम की वजह से मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवी IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक आदाद शुमार जमा करने वाले टॉप 10 VPN की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सुस्त रवी की वजह से पाकिस्तान को साल 2024 में $1.6 अरब का नुकसान पहुंचने का तखमीना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2024 में इंटरनेट शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है और सिर्फ म्यांमार ही अब पाकिस्तान से पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट खलल से तकरीबन 9 करोड़ सार्फिन मुतासिर हुए हैं। अहम बात यह कि पहले हुकूमत इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवी से इनकारी थी और अब इससे होने वाले नुकसानात से इनकारी है। 2 रोज़ पहले इस मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इस मामले पर शदीद बहस हुई थी। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातमा पर इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, इंटरनेट बंद हो जाता है। हुकूमत कहती है कि सब ठीक है, तो क्या ई-कॉमर्स इदारे
हम और अवाम झूठ बोल रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का एक और अहम हदफ सरमायाकारी भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरून मुल्क सरमायाकारी 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगी, ये टारगेट सेट किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम पेश करने के दूसरे रोज ही हुकूमत को सरमायाकारी लाने के हवाले से दूसरी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। 2 रोज कबल पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए लगाई गई बोली में सिर्फ एक ही बिडर तुर्क कंसोर्शियम ने हिस्सा लिया और उसने भी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई एयरपोर्ट ऑपरेशन से होने वाली आमदनी के 56% की रेफरेंस प्राइस के बदले में 9% कम यानी सिर्फ 47% फीस की पेशकश की गई। इससे पहले भी हुकूमत को पीआईए की नीलामी में भी शदीद सुक्की का सामना करना पड़ा था, जब पीआईए की नीलामी में हिस्सा लेने वाली वाहिद कंपनी ने हुकूमत की तय करदा 85 अरब के बदले सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। हुकूमती इक़दामात और इंटरनेट से होने वाले नुकसान समेत हम दीगर मामलात पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल अलीम साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चेयरमैन पाशा राहील इकबाल ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्दुल अलीम साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि जो हुकूमत का 5 साला माशी प्लान है जिसको उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया है, उसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स रखे हैं। मिसाल के तौर पे 2019 तक 6% जीडीपी ग्रोथ, 60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, आपने भी इसको खुशाइन करार दिया, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और आपने खासतौर पर यह कहा है कि माजी में इस तरह के प्लान बनाए गए हैं लेकिन उस पर या तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती या फिर इंटेंट नजर नहीं आती। अब जो ये प्लान है, आपको लगता है कि हुकूमत ने बाकायदा इसका कोई एक्शन प्लान दिया है कि ये टारगेट्स अचीव कैसे होंगे? टू बी ऑनेस्ट नहीं, हमें ऐसा कोई अभी नजर नहीं आया है। लेकिन देखें, ये काफी अरसे के बाद ये प्लान सामने आया है, तो हमारी ख्वाहिश है कि एक तो ये कि आप जैसा आपने अभी शुरू में कहा कि हमारी अभी भी ओपिनियन है कि ये जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं इतने कोई एग्रेसिव नहीं है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स टू जीडीपी रेशियो इस वक्त और इन्होंने प्लान में दिया है कि 9.5% है और ये 14% हो जाएगा इन 6 ईयर्स। एज इट इज हमारा 10% इस साल हो रहा है, ठीक है ना। तो और अगर इस रफ्तार से हम चलते रहे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग तो नहीं होगी। हमें आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब जैसे कह रहे हैं वो ऑलरेडी कि ये ऑलरेडी 1-2 साल के अंदर 13.5% हो जाने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि हमारी जो विजन 2020 थी जो 2015 में बनी थी, उसमें हमने 18% की टारगेट रखी थी ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमी जो है वो 14% पे 5 साल के बाद बहुत उसके लिए चैलेंजेस रहेंगे। तो इस टाइप के जो इन्होंने टारगेट्स दिखाए हैं उसको हम बात करेंगे। आई थिंक टू बी फेयर इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की है एक क्लैरिटी देने की, लेकिन लगता ये है कि इसमें एंगेजमेंट जो है वो जो की इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं उनसे नहीं लिया गया है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो सकती थी। अब जैसे इन्होंने 5 ईज की बात की है, उसमें आईटी एक्सपोर्ट जो है उन्होंने कहा कि 10 साल वो 10 बिलियन की हो जाएगी। एज इट इज 3 बिलियन की है। अब पाकिस्तान से छोटा मुल्क है फिलीपींस, उसकी इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो, और हमसे आधी पॉपुलेशन है, वो एक्सपोर्ट आईटी की है 34 बिलियन। तो ये अगर हम इस तरीके से बढ़ते रहे तो हमें जो हमारे जो मसाइल हैं वो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हल हो पाएंगे। तो और भी ऐसे हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन जो बात हमने पहले कही है और अभी भी हम कहेंगे कि तो खैर प्लान की बात हो सकती है, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो इसके साथ आएगा। इसका लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, तो क्या ये जो प्लान बनाए इसमें प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है कि उनसे बातचीत करके कि क्या हम 60 बिलियन टारगेट अचीव कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स का? उनसे किसी किस्म की कंसल्टेशन हुई है या नहीं हुई है इस पर? जी हमसे तो नहीं हुई है। वी आर द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स। हमारा जो है हमारे साथ एंगेजमेंट नहीं हुई, और हम लगता भी है कि जो आई थिंक टू बी फेयर मिनिस्ट्री ने अपने प्लान में भी कहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का इनिशिएटिव है। एंड अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ चीजें प्लान में अच्छी हैं जो सोशल साइड पे, खास तौर से जो इन्होंने हेल्थ एक्सपेंडिचर को कहा है कि 1 to 3% ले जाएंगे, वो बहुत अच्छा है।
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है 26 मिलियन जो है आउट ऑफ स्कूल है। अब ये तो कह दिया है कि वो हो जाएंगे स्कूल में, वो कैसे होंगे वो उस तरफ अभी इशारा इन्होंने कोई नहीं दिया है। तो मैं इस पर आता हूं दोबारा, मुझे अगर मौका दें राहिल इकबाल साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछला 1 साल पाकिस्तान में जो इंटरनेट है उसके हवाले से कई मसाइल रहे हैं, कभी बंदिश हो जाती है, कभी जो है स्पीड के मामला आ जाते हैं। हुकूमत पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि इंटरनेट के हवाले से इशूज हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं अगर इशूज हैं तो उससे नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब जो ये प्रपोजल दिया गया है या जो प्रोजेक्शन है कि जो साइज होगा आईटी इंडस्ट्री का 5 बिलियन हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन पे लेके जाएंगे, कितने रियलिस्टिक है और इसके लिए क्या करने की जरूरत है? ये हदफ हासिल करने के लिए क्या किन किन चीजों की जरूरत होगी हमें? जी बहुत शुक्रिया जहां पे अली। सबसे पहले तो देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री। इस वक्त 3.4 बिलियन डॉलर्स पे है एनुअल। और सर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 40% ना ग्रोथ रेट पे है हमारी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री। और अगर हम इसी ग्रोथ रेट पे रहते हैं तो आप ये देखें कि अगले 5 से 10 सालों में ना हम 10 से 14 बिलियन US डॉलर पे पहुँच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसके पैरेलल में इंफ्रास्ट्रक्चर के और बाकी जो इश्यूज हैं वो पैरेलल में हल किए जाएं। तो इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है आईटी, और ओवरऑल ग्लोबली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटसोर्सिंग आईटी मार्केट, तो वो एक पोजीशन हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री की बहुत इस वक्त क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और अगर हम इसी ग्रोथ रेट पे रहते हैं तो ये बेंचमार्क जो हम अचीव करेंगे ये सर हिस्ट्री का पाकिस्तान की बहुत बड़ा एक बेंचमार्क होगा। तो ये टारगेट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इंटरनेट के मसले मसाइल आ जाते हैं और उसकी वजह से देखें लॉसेस तो पाकिस्तान इंडस्ट्री को उसकी वजह से हुए हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये कंसिडर करें कि रेपुटेशन लॉसेस भी हैं, क्योंकि बाहर का मीडिया जो है वो इस तरह के हिकअप्स को बहुत सीरियसली लेता है। और जहाँ तक बात जब आती है कि भाई वो VPN के इश्यूज़ के ऊपर, तो वो हमारे जो आईटी इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं देखिए उनका वो कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होती है। तो ये भी हमने गवर्नमेंट से बात की भी, इसमें आप डेफिनेटली एक पैरेलल में एक सर्विस प्रोवाइडर्स की इंडस्ट्री बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, बिकॉज बाकी दुनिया में भी जो भी आईटी में ग्रोथ हुई है वो इन पैरामीटर्स को पूरा करके हुई है, इन सारे मेजर्स को सामने रखी हुई है। हमारी इंटरनेट की एपेटाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसके लिहाज से फाइबराइजेशन का होना, उसके लिहाज से 5G, उसके लिहाज से जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए इंटरनेट में, वो लाजमी है कि इन पैरेलल में उस पर काम किया जाए ताकि चोक ना हो इंटरनेट, और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो दुनिया का उठा सकें। तो ये सर रियलिस्टिक है। आप वैसे ही समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स अचीव करनी है तो इंडस्ट्री के मुकाबले में जो आईटी सेक्टर है वहां पे पेचीदगियां कम है, चैलेंजेस मौजूद है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, लेकिन फिर भी वहां पे ज्यादा आसान होगा कि फोकस करके आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें? जी सर बिल्कुल। देखिए मेन चीज़ तो इसमें आप देखें ना कि ह्यूमन रिसोर्स है, और अगर आप पाकिस्तान को देखें तो जैसे मैंने पोजीशन की बात की, तो पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में इसलिए कि वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सर 64% हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज दी अंडर द एज ऑफ 30, और गवर्नमेंट को भी पता है। और देखिए गवर्नमेंट ने इटसेल्फ SIFC है, टेक डेस्टिनेशन है, PSAB है, पाशा है, सारे इदारों ने मिलके आईटी के एक्सपोर्ट को फोकस किया है, और बड़ा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने और आईटी सेक्टर ने इटसेल्फ काफी ह्यूजली हेवीली इन्वेस्ट किया है। सही। हमारी भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, NICs हैं। सो ओवरऑल ग्रोथ इज वेरी प्रॉमिसिंग, लेकिन हमें इससे ज्यादा चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहिए, और यूथ के ऊपर जो गवर्नमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि स्किल्ड रिसोर्सेज ट्रेन हो सके। क्योंकि अभी हमें जो अभी भी आप किसी भी आईटी कंपनी से पूछ रहे हैं, दे नीड पीपल, दे नीड रिसोर्सेज। अभी भी हर आईटी कंपनी के पास 10 से 15% लोगों का शॉर्टेज है कि वो कह रहे हैं कि हम ये लोग इस पर्टिकुलर फील्ड के लोग नहीं हायर कर पा रहे, हमें मार्केट से नहीं मिल रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस पर भी काम पैरेलल में किया, और आईटी कंपनीज खुद भी अपने जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि हुकूमत ने इस प्लान में ये कहा है कि हम हर साल 2 लाख आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी तैयार करेंगे। अब्दुल अलीम साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का भी स्टेटमेंट देख रहा था, और उनका एक कंसर्न ये है कि जो कंपेटिटिव एनर्जी प्राइस की हम बात करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है इस पूरे उड़ान पाकिस्तान के प्लान में। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एतमाद देने की, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया है उससे जो है उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ है, वो उसको धचका पहुँचा है। क्या कहेंगे इन दोनों इशूज़ पर आप? देखिए ये फॉरेन ये IPPs
का मामला तो खैर जैसे आपने जिक्र किया, हम लेकिन इन जनरल फॉरेन इन्वेस्टर, स्पीकिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, वो देखें ये चीज कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी चाहते हैं और ऑनरिंग ऑफ द एग्रीमेंट चाहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो कोर्ट का प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है, तो हमारा कंसर्न भी यही है कि आई थिंक आप अच्छा एग्रीमेंट या करें या बुरा करें, उसको ऑनर जरूर करें, और अगर आपको इश्यूज हैं तो रीनिगोशिएट करें, लेकिन अंडर द ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो ये आईपीपीस के ऊपर मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहरहाल इसका मैसेज तो गलत गया है। सही, लेकिन वो हुकूमत तो यही कह रही है ना कि इसके जरिए हम एनर्जी प्राइसेस को कम करेंगे ताकि इंडस्ट्री कंपेटिटिव बने। आपको लगता है कि ये हो सकेगा? ये देखिए, ये जरा टेक्निकल सवाल है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जरूरत तो है कि वैसे एनर्जी प्राइसिंग जो है वो स्टेबलाइज की जाए, लेकिन ये अगर एग्रीमेंट्स में अपॉर्चुनिटी थी और गवर्नमेंट ने लीगली किया है, तो आई थिंक वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। बट विद करंट एनर्जी प्राइसेस आपको लगता है कि एक्सपोर्ट्स ग्रो हो सकते हैं? देखिए, एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं ग्रो हो सकती है? अगर हम अपनी यानी एफिशिएंसी बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं तो क्यों नहीं हो सकती है? हम ये आपने अभी इंटरनेट की बात की, हम देखिए एक मिसाइल हम खड़े करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो हम क्यों यानी लोगों को काम क्यों नहीं करने देते हैं स्मूथली? टैक्स के इश्यूज में हम इन्वॉल्व कर देते हैं, 10 चीजों में और हम इन्वॉल्व कर देते हैं, तो लोगों को हर कंट्री में जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होती है। ये जरूरी है कि तसलसल हो पॉलिसीज का। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम साहब और राहिल इकबाल साहब, आप दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।